हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक और उसका तृतीय अध्याय, जिसका नाम है देव। इस अध्याय में देव के एक सवैया और दो कवित्त छंद लिए गए हैं। उन कवित्व और सवैयों का हम भावार्थ समझेंगे। उससे पूर्व आज की कक्षा में हम बात करेंगे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर, उनके कवि परिचय को लेकर। आज का जो अपना प्रकरण रहेगा वो रहेगा कवि परिचय, और आज के अपने कवि हैं देव। देव जो है, इनका जन्म 1673 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश में होता है और 1767 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। इनका जो पूरा नाम था वो देवदत्त द्विवेदी था। देव का जो संबंध रहा है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल से रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने 4 भागों में मोटे रूप से विभक्त किया है। जो पहला कालखंड हिंदी साहित्य का है उसको हम आदिकाल कहते हैं। दूसरे कालखंड का नाम हमने जो है तुलसीदास और सूरदास जी को हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो दोनों कवि भक्ति काल के रहे हैं अपने। आज हम तीसरा कवि पढ़ने जा रहे हैं और वो हैं हमारे रीतिकाल के। और जो अगला कालखंड हिंदी साहित्य में आता है वो आधुनिक काल का आता है। तो आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के कवि परिचय को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल भारत के में वह दौर था, वह समय था जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। राजा महाराजा भी अपने शासन चला रहे थे, उनकी भी अपनी रियासतें थी। तो उस समय, उस दौर में, रीतिकाल में जितने भी कवि होते थे वो किसी न किसी आश्रयदाता के यहाँ रहकर, उनके दरबार में रहकर जो है कवि कर्म किया करते थे, अपनी रचनाएं लिखा करते थे। उस दौर में देव भी उस दरबारी संस्कृति और आश्रयदाताओं से अछूते नहीं रहे। ये भी दरबारों में रहे हैं और उसका प्रभाव, दरबारी संस्कृति का प्रभाव इनकी रचनाओं पर स्पष्टतः दिखाई देता है। देव के जो आश्रयदाता रहे उस समय, उनमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह और भोगीलाल, जो इनकी कविता के सबसे ज़्यादा गुणग्राही रहे, वो इनके जो है प्रमुख आश्रयदाता रहे। इसके अलावा इनकी जो दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर इन्होंने जब लिखने का प्रयास किया तो उन रचनाओं में श्रृंगारिकता और आलंकारिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनके जो द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उनकी संख्या 52 से 72 मानी जाती है, लेकिन यहाँ इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं। इनका परिचय हम जानते हैं। आज का अपना जो कवि है वो है देव, और देव का जो जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में, और ये हुआ था इटावा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। देव की मृत्यु जो होती है वो होती है 1767 ईस्वी में। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो देवदत्त द्विवेदी था। देवदत्त द्विवेदी, ये इनका पूरा नाम था। देव का संबंध, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, दरबारों से, रीतिकाल से था। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबार एवं आश्रयदाताओं रहा है, आश्रयदाताओं से रहा है, एवं देव भी उस प्रभाव से
मुक्त नहीं रह सके। रीतिकालीन जो दरबारी संस्कृति थी, आश्रयदाताओं का प्रभाव था, देव उससे अछूत नहीं है, तो उसका प्रभाव, दरबारी संस्कृति का प्रभाव इनकी रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस कारण दरबारी संस्कृति का प्रभाव इनकी रचनाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके प्रमुख आश्रयदाता आजम शाह, ये औरंगजेब के पुत्र थे। एवं भोगीलाल रहे। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता श्रृंगारिकता एवं आलंकारिकता रही है। इनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। जो प्रमुख इनके ग्रंथ हैं उनमें रसविलास, भावविलास, भवानी विलास, एवं काव्य रसायन है। काव्य रसायन ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ इनके जो इस अध्याय में कवित्व और सवैया छंद दिए गए हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। छंद एक निश्चित वर्णों में या निश्चित मात्राओं में बंधी हुई रचना को हम छंद कहते हैं। और जो कवित्व छंद होता है, उस कवित्व छंद में कुल 31 वर्ण होते हैं। ये एक वर्णिक छंद है और इसमें जो है वर्ण छंद जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और एक वर्णिक छंद होता है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। तो यहाँ पर जो कवित्व छंद दिया गया है, उस कवित्व छंद में कुल जो है ये वर्णिक छंद है और कुल 31 वर्ण होते हैं, तथा 16 और 15 मात्राओं पर इसमें यति का प्रावधान है, यति होती है। इसके अलावा जो सवैया छंद है वो भी एक वर्णिक छंद है, और सवैया में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसके विभिन्न भेद अलग अलग से होते हैं। तो ये आपके छंदों की सामान्य जानकारी थी।
जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं उनके अंत में दी गई है, वहाँ से आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा 2 छंदों के बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की थी, जब हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक पाठ पढ़ा था, तो उस अध्याय में हमने चौपाई और दोहा छंद के बारे में पढ़ा था। ये दोनों छंद मात्रिक छंद हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। अगर हम दोहा छंद की बात करें तो इसमें कुल 4 चरण होते हैं और इसका जो प्रथम और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर इसमें कहें हम बात तो 48 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा जो चौपाई छंद है, चौपाई छंद भी एक मात्रिक छंद है और ये सममात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सम है, उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अगर किसी चरण में इस तरह की मात्राएं आती हैं, 2 चरणों में अलग और 2 चरणों में अलग, तो वो विषम मात्रिक छंद हो जाता है। लेकिन जो चौपाई है वो सम मात्रिक छंद है, उसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और कुल मिलाकर उसमें 64 मात्राएं होती हैं। तो ये सामान्य जानकारी थी छंदों के बारे में। ये जो दोहा और चौपाई छंद है इनकी जानकारी आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, उनके अंत में दे रखी है, तो वहाँ से आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। वहाँ से आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो नया सत्र है, नया सेशन है, वो प्रारंभ हो चुका है और इस नए सेशन में आप अपनी अभी से योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करें। आप लोगों के कई परख होते हैं, प्रथम परख, द्वितीय परख, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा और उसके बाद में तृतीय परख होता है और फिर आपके वार्षिक परीक्षा होती है। ये परीक्षाएं आप लोगों को जो है समय समय पर कराई जाती हैं, तो इन परीक्षाओं के माध्यम से आप जितना आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम को आप कंठस्थ करने का आपको मौका मिलता है। आप जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कम से कम 6-7 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपको कंठस्थ नहीं होगा। इसलिए जो आपकी बीच बीच में परीक्षाएं आती हैं, इन परीक्षाओं से पूर्व आपको याद करने के लिए जो सामग्री दी जाती है, जितने अध्याय बताए जाते हैं, उनको आप अच्छे से कंठस्थ करें। अगर एक योजनाबद्ध तरीके से आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। प्रथम परख जो होता है उस तक लगभग आपका 30% सिलेबस हो जाता है, तो उस 30% सिलेबस को आप जो प्रथम परख होती है वहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे पढ़ाई की जाएगी, अध्याय पढ़ाए जाएंगे। द्वितीय परख तक आते आते लगभग उसका 60% आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो जाता है, तो वहाँ तक आप उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद हाफ ईयरली आती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग आपका 80% पाठ्यक्रम जो है पूरा हो जाता है और 80% जो पाठ्यक्रम पूरा होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको मौका मिलता है उस पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज करने का, रिवीजन करने का। तो वहाँ से आप उसको एक बार 80% जो आपके पढ़ा दिया गया है उसको आप कंठस्थ कर सकते हैं। फिर आपके तृतीय परख होता है, वहाँ तक आपका लगभग पूर्ण सिलेबस हो जाता है। तो आप तृतीय परख तक पहुँचते पहुँचते अपने पाठ्यक्रम को जो है पूर्ण रूप से पढ़ चुके होते हैं और जो 30% प्रारंभ में पढ़ाया गया है उसको आप 2-3 बार रिवीजन आपका हो जाता है। उसके बाद तृतीय परख के बाद जो है आपके मॉडल पेपर लिए जाते हैं, वहाँ तक आप उनको और अच्छे से रिवीजन करें। तो यहाँ तक अगर इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप 90+ जा सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अधिक से अधिक वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त हो सकें, तो उसके लिए आप योजनाबद्ध तरीके से चलें, अच्छे से पढ़ाई करें मन लगाकर। तो अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अभी से अपना लक्ष्य निश्चित करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप विश्वास मानिए आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगली कक्षा में इनके कवित्त और जो है सवैया छंदों को लेकर हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।